हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने 19 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? 19th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था कल। अब इसके आगे 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। 28 से स्टार्ट करने का जिसको नहीं पता, जो आज पहली बार देख रहा है, उसको ये दिसंबर 2011 का पेपर है, पेपर 1 यूजीसी नेट। ठीक है, हमने 19 नंबर तक का क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्टिंग मतलब 20 से कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यानी 20th क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2011। देयर आर 10 लैम्प्स इन हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड इज। एक हॉल में 10 लैंप है, उनमें से प्रत्येक को अलग से बंद किया जा सकता है। हॉल को कितने तरीके से प्रदीप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, कितने 10 लैंप हैं और सभी को वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन द इंडिपेंडेंटली, यानी 10 टू द पावर क्या, 10 की पावर क्या होगी कि ये अपने आप से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 10 टू द पावर नहीं, 2 की पावर क्या होगा? 2 की पावर 10 करते हैं। और कह रहा है कि ये इतने तरीके से तो इल्यूमिनेट हो सकता है, एक तरीका को छोड़ के सिर्फ एक तरीका जो है वो नहीं इल्यूमिनेट होगा, तो -1 कर देंगे। तो 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10 जो होता है उसका मतलब होता है 1024। इसमें से -1 कर दोगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना आंसर, 1023, यानी कि 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 बिगिन एंड्स विथ 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि कह रहा है कि इसमें से कितने सारे नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 में पे ही अंत होते हैं। तो ये इसका कितने से कितने के बीच में? 100 से लेके 300 के बीच में। तो अगर हम बात कर लेते हैं 100 से, अगर हम बात कर लेते हैं 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 नहीं, 199 के बीच में कितने नंबर हैं? 102 हो गया, 112 हो गया, 122 हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते 192 तक आते आते कितने नंबर हो जाएंगे? 10 नंबर मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आती है, अब इसके आगे बात आता है कि 199, यानी कि 199 या 200 से लेके 300 के बीच में कितने होते हैं? तो 200, 201, 202, ऐसे करते करते जाओगे तो 100 नंबर होते हैं। तो 100 प्लस 10, 1110, 1110 है क्या इसमें? ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट है, in a college having 300 students, every student read 5 newspapers and every newspaper is read by 60 students. The number of newspaper required is। एक कॉलेज में 300 छात्र है, प्रत्येक छात्र 5 समाचार पढ़ता है, प्रत्येक समाचार पत्र 60 यानी 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की कितनी संख्या आवश्यक है? इसको जल्दी से सोच के आप लोग आंसर दो, कि एक कॉलेज में 300 छात्र है, जिसमें से कि 60 छात्र ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और एक स्टूडेंट जो है, मतलब प्रत्येक ईच वन ऑफ देम कितने न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं? 5 न्यूज़पेपर एक दिन में पढ़ते हैं। कितने न्यूज़पेपर एक दिन में पढ़ते हैं? 300 में से तुमने क्या किया? 300 में से तुमने बाकी को तो हटा दो, 60 पढ़ रहे हैं, 60 के ऊपर फोकस करके बताना है कि कितने न्यूज़पेपर कि समाचार पत्रों की कितनी असंख्या की आवश्यक है, एक दिन में कितने न्यूज़पेपर उस कॉलेज में होने चाहिए। चलो फटाफट से आप आंसर करने की कोशिश करो, और जिनको पता है वो तो आंसर करे, जिनको नहीं पता वो सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है इस पे, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे छोटे छोटे अक्षरों में लिखें। कितने स्टूडेंट है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल
जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लिखना है आप वैसे ही लिख लेना। मैं यहाँ पे जगह की कमी है तो इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 300 है। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड न्यूज़पेपर इज 60। जो पढ़ते हैं वो कितने हैं? 60 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड न्यूज़पेपर इज एग्जैक्टली कितना है? 60। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर इन अ डे। 5 न्यूज़पेपर इन अ डे। ठीक है। लेट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बी एक्स। हम जो न्यूज़पेपर का नंबर है उसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें वही निकालना है। ठीक है। दस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 5, क्योंकि पढ़ते हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? 300। सॉल्यूशन सॉल्व कर दो इसको। यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, इसको आप यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कैसे? 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 1500। एक्स एक्स इंटू 60, बीच में इक्वल टू एक्स को यहीं से आप कैंसिल कर दो। एक्स इक्वल टू 25। एक दिन में कितने न्यूज़पेपर की जरूरत है? 25, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नहीं है, यहाँ से 23 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एक मिनट, मैं पहले इसको इरेज कर दूं। ठीक है, यहाँ से जो 23 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। The total CO2 emissions from various sectors at 5 MMT in a pie chart given below. The percentage contribution of CO2 emission from the various sector is in is indicate। यहाँ पे एक कुछ CO2 उत्सर्जन का दिया हुआ। कुल CO2 कितना? 5 MMT उत्सर्जित हो रहा है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्र में उत्सर्जन CO2 के प्रतिशत योगदान इंगित किया गया है। थर्मल पावर कितना उत्सर्जित करता है? 55%। डोमेस्टिक सेक्टर कितना उत्सर्जित करता है? 15%। कमर्शियल सेक्टर कितना उत्सर्जित करता है? 20%। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना उत्सर्जित करता है? 30%। ये सब किसका परसेंटेज है? वो 5 MMT जो था ना, उसी का परसेंटेज है। तो कह रहा व्हाट द एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर कितना है? 15% है। तो 15% कितने का? 5 MMT का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 5 का 15% निकालते हैं तो कितना आएगा? सिंपल, क्या हो जाएगा ये? 3/4, यानी 3/4 को अगर डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा? 0.75। आई होप कि आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन तो, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट द एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फ्रॉम द कंबाइंड थर्मल पावर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखो, कंबाइंड थर्मल पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दोनों में कितना एग्जैक्टली इसको और इसको ऐड करो तो 35 और 30 ऐड करने पे कितना आता है? 65% दोनों को मिला के। 65% दोनों को मिला के थर्मल पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों को मिला के 65% उत्सर्जित हो रहा है। कितने का? 5 MMT का। तो 5 MMT का 65% निकाल दो, क्या आएगा? सेम प्रोसीजर। 25 5 जा 100, 25 5 जा 100। अगर इससे देख लो आपको कुछ समझ में आता है। 13 और ये 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 13 13
को 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा? यानी 3, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, यही होगा एग्जैक्टली, यानी 3.25 इसका सही आंसर होगा। 3.225 MMT जो है दोनों को मिला के उत्सर्जित कर रहा है। कितना MMT? 3.25 MMT। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें 2 ही क्वेश्चन था, अगला चेंज हो गया क्वेश्चन। Which of the following is not a measure of central tendency? Which of the following is not a measure of central tendency? ओके, ये सिर्फ और उन बच्चों के लिए है जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, उनके लिए है। हम इसको आगे के लिए मूव कर लेते हैं। या हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो नो 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 नो, इसमें से ये दो क्वेश्चन पाई चार्ट हम आंख वाले लोगों के लिए है, ये 2 क्वेश्चन ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है। तो इसको छोड़ते हैं, हम उसके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल फोन्स? फटाफट बताओ, मोबाइल फोन्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? सबको पता है एंड्रॉयड। If xy represent in a number y is base x, then which of the following number is smallest to all? अगर x y x क्या है? बेस है, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो सबसे स्मॉलेस्ट बेस क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर ए 1 का बेस 2। High level program language can be converted to machine language using which of the following? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषाओं में बदला जा सकता है? किसका उपयोग करके मशीनी भाषाओं में बदला जा सकता है? फटाफट से आंसर। कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। HTML used to create, HTML किसके क्रिएशन के लिए, HTML का उपयोग किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है? फटाफट से। HTML is used to create वेब पेज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज। द सिस्टम DNS स्टैंड फॉर, द सिस्टम DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। फिर से दोहरा रही हूँ, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। IPv4 and IPv6 are address used to identify computer on internet. Find the correct system out of the following. IP एड्रेस जो होता है हमारे सिस्टम का नाम होता है। जैसे कोई हैकर हैक कैसे करता है किसी कंप्यूटर को? उसके IP एड्रेस को पता लगा के। जैसे मेरे जो जिस कंप्यूटर से मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें भी कोई ना कोई इसका भी IP एड्रेस होगा कुछ ना कुछ, और इस मतलब वो मेरे कंप्यूटर का नाम है। जैसे मेरे लैपटॉप का वो नाम है, जो इसका IP एड्रेस होता है वो इंटरनेट। ये IPv4 और IPv6 होता है, IP एड्रेस का 2 वर्जन होता है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों को हम कैसे पहचानने के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे आप बताओगे कि IP4 कौन सा है और IP6 कौन सा है? इसका एड्रेस आप कैसे बताओगे? तो इस एड्रेस के लिए क्या है, बिट्स संख्याएं कम और ज्यादा होती है। IP4 के लिए कम होती है और IP6 के लिए ज्यादा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 एड्रेस इज लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द IPv6 एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इफेक्ट्स द रिपोजिटरी ट्रैक इन द ह्यूमंस? रिस्पिरेटरी ट्रैक इन द ह्यूमन, वही तो मैं सोचू रिपोजिटरी ट्रैक कहाँ से आ गया ह्यूमन में। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant affects the repository tract in the human?
कौन सा रिप्रोडक्टरी ट्रैक को रिस्पिरेटरी ट्रैक को ह्यूमन के कौन से ह्यूमन पोल्यूटेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करता है, यानी श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। Which of the which of the pollutant in not it emitted from the transport sector? निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं की जा सकती है? कौन सा है जो परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Which of the following source of energy has the maximum potential in India? Which of the following source of maximum potential की बात आता है तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। Which of the following is not a source of pollution in soil? कौन सा है जो कि soil pollution के लिए कारक नहीं है, या soil pollution यानी मृदा में प्रदूषण का स्रोत नहीं है? क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर? बिल्कुल, ये तो है ही मृदा पोल्यूशन के कारण। एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उससे मृदा पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड? नेचुरल हजार्ड कौन सी, प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन सी नहीं है? कल हम जब अपना पेपर कर रहे थे, इसी पेपर को जब हम कर रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे थे, तभी एक बहुत ही बड़ा नेचुरल हजार्ड आया था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में तो कम था लेकिन नेपाल में ज्यादा है। क्या आया था? भूकंप। जैसे ही हम 98 क्वेश्चन पे पहुंचे, पहले तो मुझे लगा कि मैं ऐसी, हमारा टेबल डेस्क जो है ऐसी हाथ वाथ लग गया होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद समझ में आया नहीं, ये कुछ ज्यादा हिल रहा है, कुछ ज्यादा शेक कर रहा है। फिर मैं उठ के और फटाफट से बंद की और उसके बाद आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो नेचुरल हजार्ड इसमें से कौन सा नहीं है? अर्थक्वेक ऑब्वियसली है, नेचुरल हजार्ड है। सुनामी भी नेचुरल हजार्ड्स है। फ्लड्स अगर आता है भी नेचर के द्वारा ही आता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट है ना, ये नेचुरल हजार्ड में नहीं आता, ये मानवीय मैनमेड मैनमेड आपदा है ये। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिप्रेजेंट पारिस्थितिकीय पद चिन्ह क्या निरूपित करता है? एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इंक्लूड इन स्टूडेंट इज। वैल्यू एजुकेशन को इंक्लूड करने के में का क्या उद्देश्य है? तो वैल्यू एजुकेशन को हम क्यों इनकलकेट कर रहे हैं पढ़ाई के साथ? क्या वो सोशल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए? नहीं, मोरल वैल्यू के लिए वैल्यू एजुकेशन को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने पढ़ाई में, नैतिक मूल्यों के लिए। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज 07। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान के कार्य क्षेत्र आयोग के कार्यालयों की संख्या बताइए। 7। फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, तो 07। रीजनल सेंटर की बात आती है तो 6। कौन कौन से? सबसे पहले तो हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबके नाम। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है। जो इसका रीजनल सेंटर है, वो 6 रीजनल सेंटर कौन कौन से हैं? किसी को अगर नाम पता हो तो बताते जाए। पुणे, पहला पुणे, दूसरा भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी,
गुवाहाटी के बाद बेंगलुरु। ठीक है, रीजनल सेंटर कितने हैं? 6 7। तो यहाँ पे ऑफिसेस की बात आ गई तो 7 हो गया, न्यू दिल्ली भी इंक्लूडेड हो गया। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपीज करेंसी नोट इन इंडिया बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपए के नोट पे इंडिया के में किसका सिग्नेचर चलता है? कौन बताएगा? फटाफट से इसका आंसर आप करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, सिग्नेचर किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही है। किसका? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब के पर्सपेक्टिव में भी और आज के भी पर्सपेक्टिव में भी। पहला ऑप्शन क्या है? पहला क्या है? ए में क्या है? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था वो कब आया था? तो वो आया था 1966 में। कब आया था? 1966 में। यानी कि ए का 3 हो गया। ठीक है। पॉल एच एप्लेबी कमिटी इज पॉल एच एप्लेबी कमिटी इज कब आया था? ये आया था 1953 में। ये कब आया था? 1953 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आया था 1953 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। के संतनाम कमिटी कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट। के संतनाम कमिटी आया था 1962 में। 1962 यानी 2। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। किसमें है? बी का 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Constitutionally, the registration and recognition of political parties in the function performed by। संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये तो सबको पता होगा, 2024 में भी चुनाव आने वाला है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग द्वारा। द मेंबर ऑफ ग्राम सभा आर। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन कौन से होते, कौन होता है, हो सकता है, या कौन ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? कौन होते हैं ग्राम सभा के सदस्य? जो वहाँ के लोकल होंगे, जो वहाँ के जिनका वहाँ का आधार कार्ड नहीं, क्या राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना होगा, वो होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ विलेज पंचायत। By which of the following methods the true evaluation of the student possible। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धति में से किसके द्वारा किया जा सकता है? एवेल्यूट एट द एंड ऑफ द कोर्स नहीं, एवेल्यूशन ट्वाइस इन ईयर नहीं, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन सतत मूल्यांकन सबसे पॉजिटिव आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड he visits the teacher's house for the purpose that
टीचर शुड। मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या उसको भगा देना चाहिए, या उसके माता पिता से संपर्क करना चाहिए, या उससे बताना चाहिए कि वो उसके घर कभी नहीं आए, या वह बताए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले? क्या करना चाहिए? तो एक्सटेंड द रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। कभी भी बच्चे को हताश निराश करने की कोशिश मत करना क्वेश्चन पेपर में। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे चाइल्ड सेंटर क्लासेस चलती है यूजीसी नेट में, और सीटेट वगैरह में अगर आप पेपर कहीं भी देते हो तो चाइल्ड सेंटर को माइंड में रखते हुए बच्चे के लिए कभी भी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट या नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं किसी भी आंसर में। When some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischiefs, what will be your role as a teacher? जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके इस कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? क्या भूमिका होगी? उसको आप मारोगे, उसको आप एक्सपेल कर दोगे, या उसको अलग से रूम में बंद कर दोगे? क्या भूमिका होनी चाहिए? अभी मैंने कहा नेगेटिव री इन्फोर्समेंट नहीं करना है, नेगेटिव कोई भी व्यवहार नहीं करनी है बच्चों के प्रति एज अ टीचर। तो यहाँ पे क्या सबसे पॉजिटिव आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड्स? प्रोजेक्टेड एड्स का मतलब क्या हो गया? जो हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर के द्वारा, तो क्या होगा? डायोरोमा, त्रिवीम प्रदर्शन, ग्लोब आप ग्लो ऑफ हैंड से वो किसी भी प्रोजेक्टर का वहां पे यूज नहीं है। छाया क्षेत्र, ये सारी ब्लैक बोर्ड, ये सब प्रोजेक्टेड एड्स में नहीं आता है। प्रोजेक्टेड एड्स में आता है स्मार्ट बोर्ड, और जहाँ पे आप कुछ चित्र त्रिविमीय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही कैन आस्क। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनुरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। तो क्वेश्चन फ्लुएंट मतलब कौन सा टीचर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, किसको मानते हो? फटाफट से इसका आंसर करो। क्या मीनिंगफुल क्वेश्चंस को सही मानते हैं, या मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ फिक्स टाइम, मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम? तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? मीनिंगफुल क्वेश्चंस। मीनिंगफुल क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो बच्चों से, अर्थपूर्ण प्रश्न। Which of the following qualities is most essential for a teacher? Which of the following qualities is most essential for a teacher? फटाफट से। He should be a learned a person. He should be a well-dressed person. He should have a patience. He should have an expert in his subject. तो इसमें सबसे सबसे सही तो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ही शुड हैव ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि अगर आप टीचर की बात करते हो, अगर आप टीचिंग की बात करते हो कि भाई टीचर कैसा होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा आंसर इसका क्या होना चाहिए कि वो उसके पास सब्जेक्ट की, अपनी सब्जेक्ट की जिसको वो पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक पेशेंस, शिक्षक में पेशेंस भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाइपोथेसिस क्या है? लॉ है, पोस्टुलेट है, कैनन है, या सुपरस्टिशन है? तो हाइपोथेसिस जो है सुपरस्टिशन है, आप मानते हो इसको। Suppose you want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India. Which one of the following would you follow? मान लें कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन से तरीके अपनाएंगे? कौन से तरीके अपनाएंगे भैया?
एरिया सैम्पलिंग करेंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग करेंगे या कोटा सैम्पलिंग करेंगे। आप इन चारों सैम्पलिंग के बारे में अगर आपको पता है तो आप इन चारों सैम्पलिंग के बारे में इंडिविजुअल बताइए, अगर नहीं पता तो आप मैसेज करके नो लिखिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में इन सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हम किसी भी आसपास की बैंक, अगर बैंक के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ मल्टी स्टेज होना चाहिए। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम छोटे छोटे ग्रुप में, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं और ये फिर वहां से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। और ये इसमें ये जो राष्ट्रीयकृत की बात आती है, जो बड़े 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 ग्रुप्स होते हैं तो उसको, उस ग्रुप को स्मॉलर ग्रुप में बांट के मल्टी स्टेज, छोटे छोटे स्टेज में ग्रुप में बांट के और वहां से हम डेटा निकालते हैं, सर्वे करते हैं। तो इसलिए जहां भी अगर राष्ट्रीय की बात, मतलब राष्ट्रीय लेवल की बात है, नेशनल सर्वेज की बात है, तो वहां पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ही यूज करते हैं। बाकी एरिया सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग आप कमेंट करके बताना कि क्या है ये। कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, कंट्रोल ग्रुप कंडीशंस जो है कहाँ अप्लाइड होता है, फटाफट से आप बताओ। क्या सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ये नन अदर देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप को हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? वर्कशॉप आर मेंट फॉर, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है? गिविंग लेक्चर, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, शोकेस न्यू थ्योरीज, स्टैंड ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। कार्यशालाएं गिव किसके लिए, वर्कशॉप किसके लिए करवाया जाता है? तो वर्कशॉप किसके लिए करवाया जाता है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। वर्कशॉप में आपको क्या मिलता है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। आप अनुभव लेते हैं वहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल? रिसर्च टूल क्या है? यहाँ पे ग्राफ है, इलिस्ट्रेशन है, डायग्राम है? नहीं। क्वेश्चनेयर क्या है? रिसर्च टूल है। आप जब सैम्पलिंग इकट्ठा करते हो तो वहाँ क्वेश्चनेयर यूज करते हो। रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट इज, शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह, क्या है यदि वह, शोध को हम कब नैतिक नहीं समझते हैं? तो does not ensure privacy and any एनो, क्या है, एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। उदारता की गोपनीयता और अज्ञातता किसको सुनिश्चित नहीं करता है? तो हम रिसर्च को क्या करते हैं, वो एथिकल नहीं है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आई होप अब इसके आगे क्या है, इसके आगे रीड द फॉलोइंग है, ये चीजें तो हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, आप पढ़ के क्वेश्चन इसको देख सकते हो पॉज करके, खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसका अगर आप कहते हो तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और ये चीजें तो वही होती है ना कि अगर आप जितना ही खुद से सॉल्व करो वो ज्यादा सही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 56 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 58 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 59 का क्या है? 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और 60 का क्या है? 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आप कहोगे कि 60 क्वेश्चन आपने तो कितने वीडियो में कहा 50 क्वेश्चन ही पेपर 1 में पूछते हैं। तो ये पहले का है, 2011 का है। 2015 से पेपर 1 में बस 50 क्वेश्चन आने लगे, उसके पहले 60 क्वेश्चन आते थे। 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होते थे, यानी कि आप यहाँ कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और अगर आप 60 के 60 अटेम्प्ट करते हो तब भी आपके 10 क्वेश्चन नीचे से, ये जो 10 क्वेश्चन है इसको छोड़ के आगे वाला कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे जो आपको डिफिकल्ट लगे उसको आप छोड़ सकते थे तब के टाइम में, अब के लिए नहीं है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ आपको, ये जितने सारे क्वेश्चन पेपर है सारे प्रैक्टिस के लिए। होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग लाइक करो, एंजॉय करो और अपनी जर्नी को ऐसे ही सुनिश्चित करो अच्छे से। 2 महीने हैं हमारे पास, 2 महीने में 60 डेज होते हैं। 60 डेज में अगर हम एक एक पेपर सेट भी लगाते हो तो 60 पेपर सेट लगा लेंगे। चलो फटाफट से मिलते हैं हम अपने न्यू वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय, थैंक यू।